वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम लोग रिवीजन करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। आपको ये बात मालूम है कि वेक्टर अलजेब्रा और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान करिए कि पासिंग मार्क्स की जहाँ तक बात है तो 50% यही दो चैप्टर कवर कर लेते हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आप ध्यान से करें। क्लास में भी आपके लिए बढ़िया ढंग से इसकी स्टडी हुई है, पढ़ाया गया आपको। तो अब आप इसको बढ़िया ढंग से रिवीजन करके अपने 100 मार्क्स 100% यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए मैं शॉर्ट में इस चैप्टर में शॉर्ट में चलता हूँ आपको एक मेमोरी रिकॉल के लिए। देखिए यहाँ जो लाइन है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में है। एक लाइन है, एक प्लेन है, उसकी स्टडी होनी है अंतरिक्ष में। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। शुरुआत इसकी यहाँ से है। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाए और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाए। कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है, तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस डीसी हो जाएंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस ऑफ गामा। एक रेखा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है, तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से दिए जाएंगे। यदि मैं एक्सिस सिस्टम यहां पर ले लूं, देखिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये जो एक्स एक्सिस है, अब इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस में निकालना चाहूंगा, क्योंकि एक्स एक्सिस अपने आप में एक लाइन है, वाई एक्सिस अपने आप में एक लाइन है, जेड एक्सिस अपने आप में एक लाइन है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? ये जो एक्स एक्सिस है वो स्वयं से, एक्स एक्सिस स्वयं से 0 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, एक्स एक्सिस स्वयं से 0 डिग्री का एंगल बनाती है। एक्स एक्सिस के लिए मैं देखूं तो ये एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बनाती है। वाई एक्सिस से कितना बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और जेड एक्सिस से भी 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है। ठीक है, एक्स एक्सिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद वाई एक्सिस एंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डीसीज क्या हो जाएंगे? एक्स एक्सिस के द कोसाइन डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा डियर से? कॉस 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 लगा लीजिए, कॉस 0, कॉस 90, कॉस 90। ठीक है, तो कॉस 0 आपका हुआ 1, कॉस 90 हुआ 0 और कॉस 90 हुआ 0। तो डायरेक्शन कोसाइंस एक्स एक्सिस के होंगे 1, 0, 0। वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे 0, 1, 0। वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या कह रहा हूं? 0, 1, 0। जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे 0, 0, 1। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक हो गया। तो कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन यही से पूछ लिया जाता है कि एंगल दिए हैं लाइन के, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस के एंगल दिए हुए हैं कि एक लाइन एक्स एक्सिस से इतने डिग्री का कोण बना रही है, वाई एक्सिस से इतने का बना रही है, जेड एक्सिस से इतने का बना रही है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए। ठीक हो गया। दूसरी बात देखिए कि यदि एल, एम और एन किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है, एल, एम, एन किसी लाइन के दिक् कोसाइन है, तो ये रिलेशनशिप होता है एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी आपको ध्यान रखना है।
ये भी आप ध्यान रखेंगे कि यदि किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हों, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल होते हैं डियर स्टूडेंट। ए बी सी किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, प्लस माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ए बी सी किसी लाइन के क्या है, दिक् अनुपात हैं, तो दिक् कोसाइन इस सूत्र से निकाले जाते हैं। या आप ध्यान करिए कि यदि किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 हैं तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 2 3 ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3, यहाँ वैल्यू रख देंगे तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और एक तरीका तो यह है डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के कि आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। दूसरा क्या बताया था कि लाइन यदि अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से, तो डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आप कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। तो मैंने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस की बात की थी। एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे cos 0 cos 90 cos 90, तो 1 0 0। ठीक हो गया। तो इस रूप में आपने डायरेक्शन कोसाइंस की बात करनी है, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में आपको जानकारी लेनी है। ठीक हो गया। अब आप देखिए यदि दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है कोई लाइन सेगमेंट, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज आप कैसे निकालते हैं, ये भी देखना है आपने। यदि मैं कहूं कि 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपका ये है ए, दूसरा पॉइंट है आपका बी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। ठीक है। और ए को हमने बी से ज्वाइन किया, ए बी कोई रेखाखंड है, ए बी कोई लाइन सेगमेंट है। ठीक है। तो रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे दोस्तों, डियार्स ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो सिंपल सा आप करेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और यही से यदि आपने डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं, आप जानते हैं कि x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ऐसे ही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय ये पूरा, इसको मैं स्टार मान लेता हूं, आप लिख लेना ये स्टार के रूप में। और तीसरा हो जाएगा z2 माइनस z1, ये भी मैंने स्टार के रूप में लिख लिया। स्टार मीन्स x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर का स्क्वायर। ये टर्म यहां भी आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज आप फाइंड आउट करेंगे। अब चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है यार,
एग्जाम में, ठीक है, उसको आप देखिए कि सिद्ध कीजिए कि ये दिए गए पॉइंट क्या हैं, सररेख हैं। एक क्वेश्चन मैं देखता हूं, आप देखिए, दर्शाए कि बिंदु ए बी सी सररेख हैं। पॉइंट ये है आपका, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स एंड एरोस्टेन 2,3,-4, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,-2,3, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,8,-11, 3,8,-11। ये 3 पॉइंट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं डियर स्टूडेंट। तो अब आप देखिए, आपको शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये क्या है, सररेख हैं, कोलिनियर पॉइंट्स है। कहने का मतलब हुआ कि ये 3 पॉइंट्स एक ही रेखा में हैं। These 3 points are lying on the same line। तो अब आप देखिए, ए बी के डीआरस, डायरेक्शन रेशियोज, दिक् अनुपात निकालिए ए बी के, दिक् अनुपात। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, दिक् अनुपात कैसे निकलेंगे, ए बी के, इसमें से इसको माइनस करिए, 1-2, कॉमा x2 - x1 हुआ, y2 - y1, -2 - 3, कॉमा इस सी पॉइंट, तीसरा वाला जो पॉइंट था 2,3, -4, दूसरा पॉइंट है 1, -2, 3 है डियर स्टूडेंट, 1, -2, 3 है। देखिए, दिस माइनस दिस, 1 - 2, दिस माइनस दिस, -2 - 3, एंड दिस माइनस दिस हो जाएगा आपका 3, और माइनस एक +4 बन जाएगा डियर स्टूडेंट। आया समझ में? दिस माइनस दिस, दैट इज कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस मतलब -1, दिस माइनस दिस हो गया आपका -5, और दिस माइनस दिस हो गया 7, 1 - 5 7। बी सी के दिक् अनुपात, डियार्स ऑफ BC के डियार्स निकालिए, दिक् अनुपात निकालिए BC के। अब इसमें से इसको माइनस करिए, 3 - 1 कितना हो जाएगा, -2, 8 माइनस एक प्लस हो जाएगा 10, 8 -2 10 हो गया, और -11 -3 हो गया -14। ठीक है डियर स्टूडेंट, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, बी सी के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब आप देखो, ए बी के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं और बी सी के डायरेक्शन रेशियोज हैं, इनमें आप रेशियो देखिए, ठीक है, इनमें आप अनुपात देखिए। क्या अनुपात, कैसे अनुपात, देखो दिस बाय दिस करो तो जरा, इसको कुछ टाइम पर मैं मान लेता हूं दिस इज इक्वल टू A1 B1 C1, और इसको मान लेता हूं A2 B2 और C2। ठीक है, तो A1/A2 निकाले तो कितना हो रहा है, A1/A2 हुआ -1/2। जरा B1/B2 निकालिए, B1/B2 कितना हो जाएगा, -5/10, दैट इज इक्वल टू ये भी -1/2 आया, और C1/C2 कितना निकल गया, C1/C2 हुआ आपका कितना, ये 7 है, -14 है, 7 डिवाइडेड बाई -14, तो दैट इज इक्वल टू -1/2। इसका मतलब ये हो गया कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। कहने का मतलब हुआ कि AB के दिक् अनुपात और BC के दिक् अनुपात में समानुपात है। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB एंड BC आर प्रोपोर्शनल, ये समानुपाती हैं। तो इसका मतलब आप लिख देंगे यहां पर AB और BC के दिक् अनुपात
दिक् अनुपात समानुपाती हैं तथा बी उभयनिष्ठ है, बी उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है डियर स्टूडेंट, the ratio of direction ratios of AB and BC are in equal proportional and this point B is common in AB and BC। AB और BC में पॉइंट B आपका क्या है डियर स्टूडेंट, ये कॉमन बिंदु है। ठीक है, AB और BC में B कॉमन है। ऐसा तभी होगा जब ये तीनों क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे। दिस इंप्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट ए बी सी सररेख हैं। ए बी सी, दीज पॉइंट्स ए बी सी आर कोलोनियल। कई बार इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है सररेख के लिए। ठीक है, तीन बिंदु दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपको दिखाना है कि वो सररेख है। 3 पॉइंट्स आर गिवन, यू हैव टू शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलोनियल। तो ये तरीका है उसका। ठीक हो गया। ऐसे ही एक प्रश्न वेक्टर के रूप में भी आता है, ध्यान करिए, ये सररेख वाला प्रश्न वेक्टर के रूप में भी पूछा जाता है। वेक्टर की फॉर्म में आपको, जैसे मैं यहां पर कह रहा था कि यहां पर तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, परंतु यदि तीन बिंदु जो दिए हुए हैं उन तीन बिंदुओं की स्थिति सदिश दे रखे हो तो आप कैसे निकालेंगे। आप देखिए, मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने पॉइंट ए कहा, ए पॉइंट है, इसके इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है -2i + 3j + 5k। दूसरा पॉइंट बी है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है डियर स्टूडेंट i + 2j + 3k, i + 2j + 3k। और एक पॉइंट हमारे पास सी है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है 7i - k, 7i - k। ध्यान कीजिए, इससे पहले क्या था, ए बी सी जो पॉइंट थे उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे और हमने दिखाया कि ये पॉइंट क्या थे, सररेख। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर गिवन एंड वी शोड दैट दीज 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलोनियल। ठीक है, यहां पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, स्थिति सदिश। ठीक है, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन भी एग्जाम में आ सकती है। तो मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति जब हम वेक्टर के द्वारा दर्शाते हैं तो वह वेक्टर स्थिति वेक्टर कहलाता है। when you represent a point using vector with respect to origin, then that vector is called the position vector of that point। इस पॉइंट का स्थिति सदिश मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट की स्थिति है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये दिए हुए हैं और आपको दिखाना कि ये तीन बिंदु क्या है, सररेख है। तो यहां पर आप ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, तो घटा दीजिए 2i + 3j + 3k माइनस 2i + 3j + 5k। सॉल्व कर लीजिए डियर स्टूडेंट, i + 2j + 3k। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको अंदर कर लीजिए, p+ बन जाएगा 2i - 3j - 5k। ये हो जाएगा i + 2i 3i, 2j - 3j -j और 3k - 5k, ये हो गया डियर स्टूडेंट -2k। अब आप क्या करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ कितनी है, ए से बी की दूरी कितनी है,
वही मैग्नीट्यूड हो गया। तो ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट 3 स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट -1 स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 9, 10 और 14 स्क्वायर रूट ऑफ 14 हो गया उसमें। ठीक है, और दिस इंप्लाइज दैट, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक हो गया, या स्क्वायर करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी आपका इतना। अब आप वेक्टर बीसी निकालिए जरा। वेक्टर बीसी कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बिंदु सी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु बी का स्थिति सदिश। तो कितना हो गया 7i माइनस के माइनस, इसको माइनस कर लीजिए, i प्लस 2j प्लस 3k। ये अब कितना हो गया उस टाइम बीसी आपका आ जाएगा 7i माइनस के, इसको ओपन करेंगे माइनस i माइनस 2j माइनस 3k, माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। तो बी सी वेक्टर आपके पास आ गया 7i माइनस i 6i। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब माइनस 2j के साथ यहां कुछ नहीं, तो ऐसी कॉपी हो जाएगा माइनस 2j और माइनस 3k माइनस के बन गया माइनस 4k। तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट 6 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट हो गया डियर स्टूडेंट -4 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये बन गया आपके पास 36, 4, 14 और ये हो जाएगा 56 और 14 इंटू 4 56 होता है। तो 4 का एलसीएम 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14। ठीक हो गया, मतलब बी से सी की डिस्टेंस निकल गई, बी से जो वेक्टर निकल गया उसका मैग्नीट्यूड निकल गई। अब आप निकालिए कितना, ए सी वेक्टर निकालिए पहले, ए सी वेक्टर निकालिए। ए सी वेक्टर कितना होगा डियर स्टूडेंट, ए सी वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये हो जाएगा 7i माइनस के माइनस ए वाला माइनस कर लीजिए -2i प्लस 3j प्लस 5k। ये कितना हो जाएगा 7i माइनस के, इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2i माइनस 3j माइनस 5k, कितना हो जाएगा 7i प्लस 2i 9i माइनस 3j और माइनस के माइनस 5k हो गया -6k। ठीक हो गया। अब कितना हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी आप निकालना चाहेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया डियर स्टूडेंट 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस -3 का स्क्वायर, चलिए लिख देता हूं, प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 81, ये 9 का स्क्वायर लिख दो, मैंने 81 है, आप चाहो तो 9 का स्क्वायर लिख दीजिए, 81 प्लस 9 प्लस 36। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया 89 और 9 आपका 90 हुआ और ये हो जाएगा 116 स्क्वायर रूट ऑफ 126 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया, और 126 क्या हो गया 14 इंटू 9, ठीक है, हाँ 14 इंटू 9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 3, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब आप देखो, यदि मैं ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी को प्लस कर दूं, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड कितना है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14, तो ये हो गया आपके पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो आपके पास रिजल्ट के रूप में क्या आ गया, यहां पर आपके पास आ गया डियर स्टूडेंट
मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां से यहां की लंबाई हो गई बराबर ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड। यहां से यहां की लंबाई हो गई बराबर दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा तभी होता है जब ये तीनों पॉइंट क्या हैं, सररेख हैं। तो लास्ट में लिख देंगे आप कि ए बी एंड सी पॉइंट्स आर कोलोनियर। पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलोनियर। बिंदु ए बी सी सररेख है। तो जिस रूप में क्वेश्चन रहेगा उस रूप में आप करेंगे। तो मैंने आपको एक तो ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले में भी जब 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे थे और आपको शो करना था कि ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, कोलोनियर है, सररेख है, तो उसको मैंने कैसे सॉल्व किया आप देख सकते हैं। और ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं जिनके स्थिति सदिश दिए हुए हैं वो कैसे शो करेंगे कि कोलोनियर है कि नहीं है, उसके लिए तरीका है। ठीक हो गया? अच्छा, एक बात आप और याद रखिए, थोड़ा सा याद आ रहा मुझे वेक्टर के रूप में, कि कई बार 2 वेक्टर आपके पास दे रखे हैं और आपसे कहा कि ये 2 वेक्टर समांतर हैं कि नहीं है। ठीक है, ये 2 सदिश आपस में समांतर हैं कि नहीं है। सदिश में बता रहा हूं, आप देखिए, यदि किसी टाइम पर डिस्टेंस में लिख दूं कि कोई ए वेक्टर आपका ऐसा है कि i माइनस 2j प्लस 3k और बी वेक्टर मेरे पास है 2i माइनस 4j प्लस 6k, तो आपको शो करना है कि ये वेक्टर पैरेलल है या नहीं है, समांतर है कि नहीं है। तो इनके कोएफिशिएंटों की तुलना करिए, i का गुणांक, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, इसी वेक्टर के डीआर्स क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 1 माइनस 2 और 3। इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, इस सदिश के दिक् अनुपात हो जाएंगे 2 माइनस 4 और 6। ठीक हो गया? अब इनमें अनुपात निकालिए 1/2, इस सदिश का अनुपात, इसका रेशियो देखिए -2 ओवर -4 और इस और इसका रेशियो देखिए 3/6, और ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो आप कहते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। ठीक हो गया? ये तरीका है। चलिए अब मैं और आगे बढ़ता हूं। डियर स्टूडेंट, इस चीज को आप ध्यान रखिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस आप कैसे निकालेंगे। ठीक हो गया? अब लाइन की इक्वेशन की बात आती है कि लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है या लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो लाइन का इक्वेशन 2 रूपों में यहां पर आपके पास है। एक तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, वेक्टर फॉर्म में r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। एक तो लाइन का इक्वेशन ये होता है। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन कब होता है, जब लाइन पॉइंट ए से होकर पास हो रही है या लाइन के ऊपर पॉइंट ए है, वो पॉइंट जिसका स्थिति सदिश ए है और यह लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन है। ठीक है, दूसरी बात है, जैसे इसका फिगर आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, मैं बहुत शॉर्ट में करना चाह रहा हूं। ये कोई लाइन है, ये लाइन आपकी इस वेक्टर बी के पैरेलल है, ये लाइन इस वेक्टर बी के पैरेलल है और इस लाइन पर कोई पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, ओरिजिन से निकाला जाता है पोजीशन वेक्टर। तो इसका इक्वेशन हो गया r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। दूसरी बात, दूसरा इक्वेशन लाइन का बनता है कि लाइन पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने कहा बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है और एक पॉइंट यहां पर ए है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, वो लिखते हैं आप r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, जहां लैम्डा कोई कांस्टेंट है। ठीक हो गया? ये तो वेक्टर इक्वेशन है लाइन की।
यदि कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, ठीक है, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण चाहिए, जब रेखा एक बिंदु से ऊपर जाती है और एक सदिश के समांतर है, तो आप लिखते हैं x माइनस x1 ओवर a1 या a y माइनस y1 ओवर b इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c। ये जो लाइन है किस पॉइंट से ऊपर जा रही है, x1 y1 z1 पॉइंट से ऊपर जा रही है, तथा ये लाइन एक ऐसे वेक्टर के पैरेलल है जिसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं, तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक होगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि लाइन x1 y1 z1 से जा रही है तथा ए बी सी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। ये दूसरी लाइन जो है, जो कि दो दिए हुए बिंदुओं से ऊपर जा रही थी, ऐसी स्थिति में माना इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में ये कहूं कि लाइन एक पॉइंट x1 y1 z1 और दूसरा है x2 y2 z2, ये जो लाइन है इन दो बिंदुओं से होकर जा रही है, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z। ये लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन जबकि लाइन इन दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जा रही है, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 ओवर इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है इस रूप में भी कि एक लाइन 1 2 3 पॉइंट से ऊपर जा रही है तथा उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 4 5 6 हैं, x माइनस x1 y1 z1 की जगह आप 1 2 3 रखेंगे और a b c की जगह क्या रख देंगे 4 5 6, ठीक है। यहां पर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो डियर स्टूडेंट आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। यहां भी आप कर सकते हैं, माना गिवन पॉइंट आपके पास क्या है, आपने कहा लाइन 1 2 3 से ऊपर जा रही है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए कितना हो जाएगा, आप लिखते हैं i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। और ये भी कह रखा है कि लाइन के डायरेक्शन रेशियोज माना 4 5 6 हैं, तो वेक्टर बी हो जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k, ठीक हो गया। ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, आर को क्या लिखते हैं आप किसी टाइम पर, आर को वेरिएबल पॉइंट है xi प्लस yj प्लस zk, तो आर को आप इस रूप में लिखते हैं, ठीक है। a प्लस लैम्डा भी हो जाएगा आपके पास i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा b, b मतलब 4i प्लस 5j प्लस 6k। ये लाइन का इक्वेशन बन गया डियर स्टूडेंट। एक लाइन पॉइंट 1 2 3 से होकर पास हो रही थी और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 4 5 6, या लाइन एक वेक्टर के पैरेलल है जिसके डायरेक्शन रेशियोज ही हैं, ठीक है, उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन इस रूप में निकालेंगे। यदि लाइन का वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, चेंज दिस वेक्टर इक्वेशन इनटू कार्टेशियन फॉर्म। ये रेखा का सदिश समीकरण है, इससे कार्तीय समीकरण निकालिए। तो तरीका क्या है, आर को चेंज कर देते हैं आप किससे, xi प्लस yj प्लस zk, और बाकी सब वही रहने देंगे, xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू, इसको देखिए i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4i प्लस 5j प्लस 6k, ये हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू, देखिए i और i कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस j कॉमन ले लीजिए 2 प्लस 5 लैम्डा और प्लस k 3 प्लस 6 लैम्डा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब i का कोएफिशिएंट, दो वेक्टर बराबर कब होते हैं,
जब उनके क्या बताया था, एक्स आई इसके बराबर, वेक्टर कंपोनेंट इक्वल बोलो, या आप ये भी कह सकते हैं कि स्केलर कंपोनेंट इक्वल हो, ठीक है, सदिश घटक बराबर करो या अदिश घटक बराबर करो। तो आई का कोफिशिएंट एक्स है, आई का कोफिशिएंट ये है 1+4 लैम्डा, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 1+4 लैम्डा, इसको लिख देंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 1/4 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। j का कोफिशिएंट y है, j का कोफिशिएंट ये है, तो हो जाएगा y बराबर 2+5 लैम्डा, इसको लिख दीजिए आप, कितना हो जाएगा ये, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू y माइनस 2/5। z का कोफिशिएंट क्या, k का कोफिशिएंट z है, तो z बराबर हो जाएगा, यहां पर k का कोफिशिएंट है 3+6 लैम्डा, z माइनस 3 करिए, 6 से डिवाइड करिए, तो दिस इंप्लाइज द लैम्डा निकल जाएगा z माइनस 3/6। अब लैम्डा 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 इन तीनों को बराबर कर लीजिए, तो इक्वेशन हो जाएगा लाइन का x माइनस 1/4 इज इक्वल टू, यहां लैम्डा की वैल्यू आई y माइनस 2/5 इज इक्वल टू, यहां लैम्डा की वैल्यू है z माइनस 3/6। बस एक कार्टेशियन फॉर्म में आ गया, कार्य रूप में आ गया, कार्य रूप में एक्स वाई जेड। तो वैसे भी देखिए ये लाइन 1 2 3 से ऊपर जाती है तथा उसके डायरेक्शन रेशियोज ये, कितना सिंपल है, ठीक है। तो ये तो बात आ रही थी कि जब लाइन 1 पॉइंट से ऊपर जाए, यदि लाइन 2 पॉइंट से ऊपर जा रही है और उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, माना आपसे कहा जाए कि एक लाइन 1 2 3 से ऊपर जा रही है और 4 5 6 से ऊपर जा रही है, लाइन इन 2 पॉइंट से ऊपर जा रही है, उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालिए। तो वेक्टर ए क्या बना देंगे आप, i + 2j + 3k, वेक्टर बी क्या बना देंगे 4i + 5j + 6k, और यहां रख देंगे a की जगह i + 2j + 3k और b की जगह 4i + 5j + 6k। तो वेक्टर ए निकल जाएगा यहां से, वेक्टर बी निकल जाएगा यहां से, b माइनस ए निकाल लीजिए और यहां इनकी वैल्यू रख लीजिए, तो आपको लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकल जाएगा। या आप निकालना चाहते हैं उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, तो r की जगह क्या रख देंगे, xi + yj + zk, और i j k के कोएफिशिएंट को इक्वेट करा देंगे, तो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये तो लाइन का कुल मिला के डिस्टेंस, ये बात है लाइन की इक्वेशंस की। अब बात आती है कि दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस, ठीक है ना। 6 नंबर का सवाल आएगा कि इन दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, ठीक हो गया। यदि माना एक लाइन आपके पास है r इज इक्वल टू, आपने कहा i + 2j + 3k, ठीक है, लैम्डा टाइम्स ऑफ i - j + k, ठीक है दोस्तों, i + 2j + 3k + लैम्डा टाइम्स ऑफ i - 2j + k। दूसरी लाइन का इक्वेशन है 2i + j + k + लैम्डा टाइम्स ऑफ i + 2j - k। इन दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइंस, ठीक है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक हो गया। इस लाइन के इक्वेशन को r = a1 + लैम्डा b1 से इसकी तुलना करिए, और इस लाइन के इक्वेशन को r = a2 + लैम्डा b2 से तुलना करिए, ठीक हो गया।
ठीक है डियर स्टूडेंट। तो एस डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, इसका सूत्र है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। यह है डियर स्टूडेंट B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 और इसका मॉड, मॉड है, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। माना कहीं पर दो लाइन के बीच में डिस्टेंस -2 आ रहे तो आप उसको +2 करेंगे। तो आपने क्या करना है, B1 क्रॉस B2 निकालिए। A1 आपका ये है, B1 आपका ये है, A2 आपका ये है, B2 आपका ये है, और B1 क्रॉस B2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालना जानते, अलग से B1 क्रॉस B2 निकाल दीजिए। ये कैलकुलेशन यहीं पर करिए, यहां पहले नहीं रखना है, पहले आप B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए, फिर आप निकालिए A2 माइनस A1। ठीक है, A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर माइनस करके लिखिए। ठीक है, फिर क्या निकाल दीजिए, B1 क्रॉस B2 जो आया उसके साथ डॉट बना दीजिए, किसका, A2 माइनस A1 का, इन दोनों का डॉट। तो जितना डॉट करके जो आएगा अब वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, कोई नंबर आएगा, उसको आप यहां रख देंगे और इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ये जो B1 क्रॉस B2 आया इसका मैग्नीट्यूड निकाल के यहां रख दीजिए और जो भी कैलकुलेशन करके उतना यूनिट आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी हैं। ठीक है, यदि कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हैं उसके लिए भी आप बड़ा सिंपल सा यूज करेंगे। यदि एक लाइन x1 y1 z1 से होकर जाती है, दूसरी लाइन x2 y2 z2 से होकर जा रही है, एक लाइन x1 y1 z1 से होकर जा रही है, दूसरी x2 y2 z2 से होकर जा रही है, या आप कह सकते हैं कि यदि लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन ये है, आप ध्यान दीजिए, एक लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन ये है, कार के रूप में लाइन का समीकरण है, और दूसरी का है ये। ठीक हो गया, एक लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन ये है, एक लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन ये है, ये दो लाइंस हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालिए। यहां पर 1 2 3 हो सकता है, यहां पर 4 5 6 हो सकता है, कोई भी नंबर जिसको मैं x1 y1 z1 कह रहा हूं। यहां पर 1 -2 3 हो सकता है, यहां पर 2 1 3 हो सकता है, कुछ भी। तो ऐसी स्थिति में एस डी जो बनेगा डियर स्टूडेंट, उसके लिए फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये है डिटर्मिनेंट, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो हमेशा एग्जाम में जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, x2 माइनस x1 की वैल्यू करेंगे, y2 माइनस 1 सब निकाल करके पहले इसका निकाल लीजिए, क्या डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने पढ़ा है, डिटर्मिनेंट का चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ आपने। फिर आप b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर कैलकुलेट करिए, प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर कैलकुलेट करिए, प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर कैलकुलेट करके तीनों को प्लस करके उसका स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, और तब सजा करके आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है कि यदि आपके पास लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है स्टेट, ये भी ध्यान रखना है। यदि रेखाएं आपके पास समांतर है, जैसे मैं लिख दूं
यहां पर तो ये क्या थी, स्क्यू लाइंस थी। स्क्यू लाइंस किसको कहते हैं, दो रेखाएं जब विषम तलीय हो, ठीक है, विषम तली रेखाएं, विषम तली रेखा मतलब अलग अलग तल में पड़ रही है, ठीक है, वो विषम तली है। तो जो ये मैंने अभी लिखा हुआ था, ये रेखाएं क्या थी, एक तल में नहीं थी, विषम तली थी। परिधि रेखा समतली है, एक ही तल में, और वो क्या है, वो परस्पर क्या है, समांतर है डियर स्टूडेंट। एक लाइन आपकी है आर A1 प्लस लैम्डा बी लिख लीजिए चलिए, और R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा बी। अब ध्यान करिए, ये लाइन भी इस वेक्टर बी के पैरेलल है और ये लाइन भी इस वेक्टर बी के पैरेलल है, ठीक है, ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, क्यों, बी भी वेक्टर सेम है। तो ऐसी स्थिति में इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका होता है वेक्टर बी क्रॉस ऑफ A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, और इसका मॉडुलस निकाल देंगे। वेक्टर बी उसका क्रॉस निकाल देंगे A2 माइनस A1 से, और वेक्टर बी का क्या निकाल देंगे डियर स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देंगे, ठीक हो गया। इस रूप में यही सब कुछ जो है इतना ही लाइन में है, ठीक है, लाइन के इक्वेशन में आपका इतना ही है डियर स्टूडेंट। ये फॉर्मूले आप तैयार रखिए, ठीक है, फॉर्मूले आप तैयार रखेंगे, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत कहीं आने वाली नहीं है, ठीक हो गया। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, मैं तो बड़ा शॉर्ट में काम कर रहा हूं, आप एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तब जाकर के एग्जाम में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और वेक्टर और 3D जो मैं आज इसको रिवीजन कर रहा हूं, 17 मार्क्स लाने हैं पूरे इन दोनों, ठीक हो गया। अब आप देखो प्लेन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन आपको तीन रूपों में है, ठीक है, ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला गया, उसकी लेंथ आपको मालूम है, एक इक्वेशन, एक तरीका हुआ है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। दूसरा क्या है कि प्लेन एक पॉइंट से ऊपर जा रहा है तथा एक नॉर्मल वेक्टर प्लेन पर दिया हुआ है, वो r माइनस वेक्टर a डॉट n इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लेन एक पॉइंट से ऊपर जा रहा है और उस पर एक नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, तो जो पॉइंट a है उसका पोजीशन वेक्टर आपने यदि a माना तो r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0, प्लेन का इक्वेशन है, ठीक हो गया। और तीसरी स्थिति बनती है कि प्लेन 3 गिवन पॉइंट से जा रहा है, तीन बिंदुओं से होकर तल जाता है, एक बिंदु का सदिश a है, दूसरे का b है, तीसरे का c है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या बनेगा, r माइनस a डॉट, ठीक है, b माइनस a क्रॉस c माइनस a, इस रूप में प्लेन का इक्वेशन है। जबकि प्लेन 3 गिवन पॉइंट से होकर जा रहा है, r माइनस a डॉट क्या क्या होता है, r माइनस a डॉट, ठीक है, b माइनस a क्रॉस ऑफ c माइनस a, ठीक है डियर स्टूडेंट, r माइनस a डॉट, ठीक है डियर स्टूडेंट, r माइनस a डॉट b माइनस a वेक्टर इंटू c माइनस a वेक्टर, ये तो r माइनस a है, b माइनस a निकाला, c माइनस a निकाला, r माइनस a इसका डॉट किया, तो ये आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। ये प्लेन के इक्वेशन तब है जबकि वो 3 गिवन पॉइंट से ऊपर जा रही है, जिन बिंदुओं के पोजीशन वेक्टर a b c, आपको डिटेल में पढ़ना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसके बाद 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैं कहूं r डॉट n1 इज इक्वल टू d1, ये वेक्टर इक्वेशन है प्लेन की, दूसरा r डॉट n2 इज इक्वल टू d2, ठीक है, ये दूसरी वेक्टर इक्वेशन है प्लेन का।
6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप दोनों टाइप में, ठीक है, प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में या प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 इज इक्वल टू 0। प्लेन का इक्वेशन ये वेक्टर फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। प्लेन का इक्वेशन देखो, a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, ये प्लेन का इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। इस प्लेन पर ये n1 जो है ये परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। इस प्लेन पर ये n2 है नॉर्मल, ठीक है, परपेंडिकुलर है। इस प्लेन पर जो नॉर्मल है, जो लंब है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1। इस प्लेन पर जो लंब है, नॉर्मल है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं a2 b2 c2। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। अब यदि वेक्टर फॉर्म में प्लेन है और आपसे कहा जाए कि इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से, एक प्लेन ये है एक प्लेन ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये हो गया, यहां से कोई प्लेन जा रहा है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। दो तलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला तल का समीकरण, या दो तलों के प्रतिच्छेदन से, प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला तल का समीकरण। आप जानते हैं जहां पर दो दीवारें मिलती हैं वहां पर एक लाइन बनती है, तो दो तलों का इंटरसेक्शन, दो तलों का प्रतिच्छेदन क्या होता है, एक रेखा होती है। तो वहां से कोई तल जा रहा है तो उसका इक्वेशन कैसे निकालें, ठीक है। ये क्वेश्चन दो रूपों में पूछा जा सकता है, दो तलों के प्रतिच्छेदन से ऊपर जाने वाले तल का समीकरण, या दो तलों के प्रतिच्छेदन रेखा से ऊपर जाने वाला तल का समीकरण, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो पहले प्लेन की क्वेश्चन किस रूप में लिख देंगे, यदि वेक्टर फॉर्म में है तो इन दो तलों से होकर जाने वाला तल का समीकरण होगा r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2, ठीक है। n1 यहां से लिख देंगे, n2 यहां से लिख देंगे, d1 d2 ये सब लिख देंगे। अब बात यह आती है कि लैम्डा कितना है, लैम्डा तो कहीं था नहीं दे रखा, तो लैम्डा के लिए कोई कंडीशन वो दे देगा आपको कि यह तल बिंदु 1 2 3 से ऊपर जा रहा है, किसी पॉइंट से ऊपर जा रहा है। तो जब आप ऐसा इसको निकाल देंगे तो पहले आप इस प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में बदल देंगे। कार्टेशियन फॉर्म मतलब r को लिख देंगे xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, n1 ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों को जोड़ करके i j k का कोएफिशिएंट डॉट प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, और d1 प्लस लैम्डा d2। यहां आप फिर उनको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे डियर स्टूडेंट। आ रहा समझ में, इनको यहां पर इक्वेट करके आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा आपको, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां जैसे माना हो सकता है पर 5 हो, यहां पर 6 हो, तो यहां पर 5 प्लस 6 लैम्डा हो गया। यहां क्या कहा मैंने, r को लिख दिया xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, n1 कोई वेक्टर होगा, n2 भी होगा, सॉल्व कर लीजिए, डॉट प्रोडक्ट करके एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन आएगी। यह तल 1 2 3 से होकर जा रहा है तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, वहां से लैम्डा का मान निकल जाएगा। जब लैम्डा का मान निकल गया तो उसको फिर इस इक्वेशन में रख देना है और सॉल्व कर देना है, तो आपके पास वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक हो गया। इस और इसके इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास हो रहा है, यदि प्लेन्स की इक्वेशन किसमें दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं, तो इन दो प्लेन से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। यह है, ठीक है अंडरस्टैंड। ये हो गया उस प्लेन का इक्वेशन जो इसके और इसके इंटरसेक्शन से, या इसके और इसके जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो बनेगा उससे जो प्लेन पास हो रहा है उसका इक्वेशन ये रहेगा। अब बात फिर आती है
कि लैम्डा की वैल्यू क्या, तो आपको दिया हुआ रहेगा कि यह प्लेन फॉर एग्जांपल -1, -2, -3 या -1, 2, 5 बिंदु से ऊपर जा रहा है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 माना। आपको कहा कि इन दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से होकर जो प्लेन जा रहा है उस प्लेन का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा वह प्लेन -2, 1, -3 बिंदु से ऊपर जा रहा है। तो जब आप इक्वेशन लिख देंगे, इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से ऊपर जाने वाला प्लेन का इक्वेशन जब आप लिख देंगे, तब आप x की जगह पे -2 करेंगे, y की जगह पे आप 1 करेंगे, और x की जगह पे -2, y की जगह पे 1, z की जगह पे -3। ठीक हो गया। a1, b1, c1 आपको तो इक्वेशन ही दे रखी होगी। कैसी इक्वेशन? जैसे x + 2y + 3z = 5, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, तो x + 2y + 3z - 5 वो यहां आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन हो सकता है ऐसी दे रखी हो -6, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, 2x - y - z + 6 यहां रख दीजिए, लैम्डा रखा हुआ है। अब x y z की जगह ये रख दीजिए, सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जब लैम्डा की वैल्यू आ गई तो यहां लैम्डा की वैल्यू रख देंगे और इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, तो x y z में आपको प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, बड़ा सरल है। दोनों फॉर्म में तैयार रखना। वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन है तो वेक्टर फॉर्म में निकालिए, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन पूछी हुई तो कार्टेशियन फॉर्म में निकालिए। और सिंपल सा मैंने आपको बताया कि किसी प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, r को लिख दीजिए xi + yj + z के बाकी सॉल्व कर लीजिए, वो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है। ठीक हो गया? ठीक है डियर, इस रूप में काम करेंगे। एक और बात आती है आपकी कि कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, दो रेखाएं एक तल में हैं या नहीं। ठीक है, इसके लिए भी कंडीशन है डियर, बड़ा सरल सा होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मुश्किल से 2-4 मिनट और लेते हैं। चलिए, दो रेखाएं सहतलीय होना, माना एक रेखा मैंने कहा r = a1 + λ(b1) और दूसरी रेखा का मैंने r = a2 + λ(b2). ठीक है, ये जो दो रेखाएं हैं डियर स्टूडेंट, ये एक ही तल में होंगी। कब? ये सहतली होंगी, एक ही तल में कब पड़ेंगी? जब a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 आपका क्या हो जाए? 0 हो जाए। a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 यदि 0 हो गया, तब आप कहेंगे कि ये दो लाइन एक ही तल में हैं, और यदि 0 नहीं है तो ये एक तल में नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया? a2 - a1 निकाल दिया, b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकाल दिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, यदि 0 आया तो समझ लीजिए कि ये दोनों लाइन सहतली हैं। और यदि लाइंस किस रूप में दे रखे हैं? कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई हैं, तब आप किसका मान निकालेंगे? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, इसका मान निकालिए। यदि ये 0 है, लाइंस की इक्वेशन किस में दे रखे हैं? कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है। x1 y1 z1 आप जानते हैं कहां होता है। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए। पहले तो 0 नहीं रखेंगे ना आप, ये तो मैं कंडीशन बता रहा हूं। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, यदि वो 0 हो गया तो आप कहेंगे कि दो लाइन जो कि कार्टेशियन फॉर्म में थी, x - x1/a1, y - y1/b1, z - z1/c1, एक लाइन ही है। दूसरी क्या है? x - x2/a2, y - y2/b2, z - z2/c2, ये दो लाइंस हैं। ये लाइन दोनों एक ही तल में होंगी। कब? जब ये डिटरमिनेंट आपका 0 होगा। तो इसको भी सूत्र याद रखिए। ठीक हो गया? और अब लास्ट टॉपिक पर आता हूं इसके, कि किसी पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ठीक है, ठीक है, किसी तल की किसी बिंदु से दूरी। ठीक है डियर स्टूडेंट,
या किसी बिंदु से किसी तल की दूरी। तो यदि आप ये देखिए, यदि कोई प्लेन का इक्वेशन है r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 या r डॉट n1 इज इक्वल टू मैंने कहा d, ये कोई प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट, और ए कोई पॉइंट है, ए कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है माना ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, ठीक है। इस पॉइंट ए से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालिए, इस पॉइंट ए से इस प्लेन की डिस्टेंस। जैसे ये प्लेन है ब्लैक बोर्ड का, तो यहाँ कोई पॉइंट है, तो यहाँ से इसको लंब डालेंगे यूं, तो जो लंबवत दूरी हो जाएगी वही इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस हो जाएगी। सीधी सीधी बात है। तो कितना हो जाएगा, उसके लिए सूत्र है आपके पास, फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला है ए डॉट, ठीक है दोस्तों, ए डॉट n1, यहां पर मैंने n1 ले रखा था, n1 ले लीजिए, r डॉट n1 लिखा ना मैंने, a डॉट n1 माइनस d डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n1 और इस पूरे का मॉड, ठीक है। क्या निकाला, a डॉट n1 माइनस d ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ n, ठीक हो गया। ए पॉइंट ये है, यहां लिख दीजिए उसका पोजीशन वेक्टर, n1 यहां से निकल जाएगा, d राइट हैंड साइड वाले ये है, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और पूरे का मॉड ले लेंगे, तो ये निकल गया, ठीक है। यदि ये पॉइंट ओरिजिन है, यदि पॉइंट 0 0 है, तो वेक्टर आपका 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या बन जाएगी, d ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ n1, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये d बन जाएगा, d ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ n1, केवल पॉजिटिव लेना है, इसलिए नेगेटिव भी पॉजिटिव हो गया ये। अब एक उदाहरण मैं इसका देख लेता हूं, ये बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा, आपके पास पॉइंट है, देखिए एक शॉर्ट एग्जांपल कर लेता हूं, सिंपल सा, 2-3 मिनट लगेंगे। आप देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, आप देखो एक पॉइंट में ले रहा हूं डियर स्टूडेंट, बिंदु है 2 5 -3, एक कोई पॉइंट है और प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है r डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2k इज इक्वल टू 4। बिंदु इतने की समतल से दूरी ज्ञात कीजिए, इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस चाहिए, ठीक हो गया। अब आप देखो इस प्लेन की तुलना में किससे कर दूं, r डॉट n इज इक्वल टू d से। इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ कि n जो हुआ ये हो जाएगा 6i माइनस 3j प्लस 2k, और d राइट हैंड साइड में होना चाहिए दोनों का, तो d हो गया 4, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल दीजिए, कितना होगा, लिखेंगे आप, दिए हुए बिंदु 2 5 -3 का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट हो जाएगा 2i प्लस 5j माइनस 3k, ठीक हो गया। अब क्या लिखेंगे कि बिंदु 2 5 -3 की तल r डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2k इज इक्वल टू 4 से दूरी, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, क्या सूत्र है, a डॉट n माइनस d डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ n होल मॉड, होल मैग्नीट्यूड वो है मॉडुलस, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना। अब पहले अलग से a डॉट n निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा a डॉट n, आप देखिए a कितना है 2i प्लस 5j माइनस 3k डॉट n कितना है डियर स्टूडेंट, ये है n, 6i माइनस 3j प्लस 2k, कितना हो जाएगा i डॉट i 1, तो हो जाएगा 12, j डॉट j 1 तो हो जाएगा -15, k डॉट k 1 -3 और +2
-6। ये तो हुआ 12 -15 और -6, तो ये कितना हो गया -9 आ रहा है। ठीक हो गया। ये आ गया आपका -9, तो ये वैल्यू कितनी हो गई। अच्छा, दूसरा आप क्या निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एन निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट, एन वेक्टर ये है, इसका स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 49, ये आएगा डियर स्टूडेंट 7। सब कुछ निकाल दिया मैंने यहां पर। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए। इसकी वैल्यू आएगी ऊपर -9 और इसकी वैल्यू आ रही 7। ठीक है, अब मॉडुलस के अंदर है तो नेगेटिव हट जाएगा, तो 9/7 यूनिट्स आ गया। 9/7 सही निकाला डियर स्टूडेंट मैंने ये। 12 -15 -6। अच्छा, एक चीज और था, ओहो यहां गलती हो गई। यहां पर आप देखिए, ये तो a डॉट n की वैल्यू -9 माइनस d की वैल्यू भी तो रखना है। d आपका 4 है, डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ n मैग्नीट्यूड 7, ये हो जाएगा 13/7 यूनिट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये है भाई। इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने हैं डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से करिए। लास्ट एक चीज और बता देता हूं, मैंने आपको कहा था वेक्टर वाले चैप्टर में, मैंने आपसे कहा था कि यदि कोई वेक्टर है i + j + k, कोई वेक्टर है, सिद्ध कीजिए यह वेक्टर अक्षों से बराबर झुका हुआ है। वो क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। और यहां भी ऐसे ही एक क्वेश्चन होता है कि एक रेखा अक्षों से बराबर झुकी हुई है। अब क्वेश्चन सुनो, एक रेखा अक्षों से बराबर झुकी हुई है, उस रेखा के दिक् कोसाइन निकालिए। तो ये जो दो क्वेश्चन होते हैं आपके वेक्टर वाले चैप्टर में और लाइन वाले चैप्टर में, इनसे एक क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं, एक रेखा अक्षों से बराबर झुकी हुई है, आप लिख देंगे माना कोई रेखा एक्स एक्सिस से अल्फा कोण, एक्स एक्सिस से बना रही अल्फा कोण, वाई एक्सिस से अल्फा कोण और जेड एक्सिस से अल्फा कोण बना रही है। तो इस रेखा के दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा। सीधी सीधी बात है, जब ये रेखा अक्षों से बराबर झुकी हुई है, इसका मतलब एक्स एक्सिस से भी वही कोण बनाएगी, वाई एक्सिस से भी वही कोण बनाएगी, जेड एक्सिस से भी वही कोण बना दी। और मैंने आपसे कह रहा हूं कि माना, आपने क्या माना, ये रेखा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से समान कोण बना रही है, अल्फा अल्फा अल्फा। तो उस रेखा के डायरेक्शन कोसाइन, उस रेखा के दिक् कोसाइन कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा। इसका मतलब ये एल है, ये एम है, ये एन है। और आप जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एल मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट 3 cos square alpha is equal to 1, cos square alpha 1/3। दिस इंप्लाइज दैट cos alpha is equal to कितना हो गया डियर स्टूडेंट। अब cos alpha आपका कितना हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट ना, ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो रेखा के डीसी, रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस प्लस माइनस 1/√3, ये एल, फिर प्लस माइनस दूसरा भी कॉस अल्फा, ये तो उतना ही हो जाएगा, और तीसरा भी उतना ही हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने मोटा मोटा छूने का प्रयास किया है, आप कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। और वेक्टर और 3D में 17 मार्क्स आप अपना पक्का करिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में काम करिए। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।